जय साथियों। चलिए आज आपको हम बीपीएससी एडीओ का जो जीएस पेपर होगा वो किस तरह का आपके एग्जाम में आएगा, इसका हम एक मॉडल पेपर दिखाते हैं कि बीपीएससी एडीओ में आपका जीएस पेपर किस तरह से आएंगे। इसका हम आपको एक मॉडल पेपर दिखाते हैं और इसमें देखिए आपको कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहेंगे, इसके पूरे आपको इसमें पता चल जाएगा और क्वेश्चन किस तरह से आएंगे ये भी आपको पता चलेगा। तो ये है हमारा बीपीएससी एडीओ का फुल टेस्ट नंबर 2 है जीएस का, ठीक है, जो हम करवाते हैं। तो चलिए हम इसको पूरे को हल करते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है और ध्यान रखिएगा ये फुल टेस्ट है ना कि पार्ट टेस्ट, ठीक है। ये फुल टेस्ट है यानी इसमें आपका सभी विषय इसमें शामिल होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। ये क्या था आपका बख्तियार खिलजी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बख्तियार खिलजी। और ध्यान रखिएगा जब बख्तियार खिलजी आपको बंगाल पर आक्रमण किया था उस समय बंगाल के शासक कौन थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो उस समय बंगाल के शासक थे आपका लक्ष्मण सेन, ठीक है। कौन थे? लक्ष्मण सेन थे बंगाल के शासक। तो ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका सॉल्यूशन का एक पीडीएफ भी मिलता है अलग से। इस पीडीएफ में आपका पूरे डिटेल्स में इसका सॉल्यूशन दिया रहता है, डिस्कशन दिया रहता है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था। हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? ये था आपका मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाने जाते हैं। और आपको याद होगा मलिक काफूर को जो है वो किसने यानी खरीदा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया भी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खरीदा था, यानी ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली एवं उन्हें राजा से, यानी राजा को प्रजा से मुक्ति मिली एवं प्रजा को राजा से। यह किसके बारे में कहा था? ठीक है, तो ये कहा था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और किसने कहा था ये भी एग्जाम में आता है। यहाँ तो सीधे लिख दिया इतिहासकार ने कहा था। यह इतिहासकार कौन थे? ठीक है, यह इतिहासकार कौन थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर कहा था कि राजा को प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये कहा था आपका बदायूनी ने, ठीक है, बदायूनी ने कहा था। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए में है दीवान और मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, यानी दीवान और मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के समय था। दीवान और अमीर कोही, इसकी शुरुआत कौन किया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक किया है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक किया, ये भी सही है। दीवान और खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये भी सही है। दीवान और रियासत बलबन, ये गलत है। दीवान और रियासत जो है वो आपको अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ठीक है। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो कौन सा इसमें गलत सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन डी जो है वो गलत सुमेलित है, बाकी सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 का आपका तकावत और नासरी के लेखक कौन था? तकावत और नासरी के लेखक कौन था? ये था आपका मिनहाज उल सिराज, ठीक है, मिनहाज उल सिराज थे। ऑप्शन सी होगा, तकावत और नासरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन आपका है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये आपका है पुरातात्विक खुदाई,
पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है आपका हड़प्पा संस्कृति के बारे में। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का आपका कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की। यानी कश्मीर में जो आपका चौथा बौद्ध संगीत हुआ था कनिष्क के समय में, उसके पूछ रहा आपका अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन थे, तो ये था आपका वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 का आपका कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है। यानी किसने कहा था कि हरिजनों यदि अक्षमता है किसी में और सक्षम है तो उसका कारण है आपका ऊंची जातियां। यह कथन किसका है, तो यह कथन कहा था आपका H.J. खांडेकर। H.J. खांडेकर ऑप्शन आपका बी होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपको हम एग्जाम पैटर्न का बिल्कुल आपको ख्याल रखे हैं। इसमें आपका हिस्ट्री का प्रश्न जो है ना लगभग 20 मिलेगा, और साइंस से आपका लगभग 20 प्रश्न मिलेगा, और आपका करेंट अफेयर से लगभग आपका 20 प्रश्न मिलेगा, और पॉलिटी से आपका 10 क्वेश्चन, और आपका इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, और आपका देखिए हिस्ट्री और आपका इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका लगभग रहेगा कितना, तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का रहेगा। ठीक है, और ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में ही आपका इसमें बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन शामिल रहेगा। तो यही पैटर्न हम चलेंगे और यही आपका लगभग एग्जाम में भी रहेगा। तो एक बार हमारा ये सेट जरूर देखिए बना करके, ठीक है, आपको कैसा लगता है। उसके बाद यदि आपको इच्छा होगा तो आप ये सेट जो है ना आप परचेज कर सकते हो। ये टेस्ट आपका चलता है LK क्लासेस ऐप पर। ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर आपका ये एडियो का GS का टेस्ट भी चलता है, और एडियो का फुल क्लास भी चलता है, आपका फुल कोर्स भी चलता है। तो एडियो का फुल कोर्स ले सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको हर विषय आपको पढ़ाया जाएगा, और इसमें आपको टेस्ट भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी मिलेगा आपको कहाँ पर, LK क्लासेस ऐप पर मिलेगा। तो यहाँ जाकर ये टेस्ट आप लगा सकते हो, क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। एडियो क्लास अलग से है, टेस्ट की व्यवस्था अलग से है। आप यदि एडियो का बैच लेते हैं तो उसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको LK क्लासेस ऐप पे मिलेगा, इस पर जाकर आप ले सकते हो। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन मेरा 9 है। क्वेश्चन 9 है आपका कि गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक किसने लिखा। गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक किसने लिखा, ये लिखा आपका के गोपाल स्वामी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन का आपका इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। यानी किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में नहीं गया। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही होगा, हैदराबाद का निजाम जो है वो अंग्रेजों को साथ दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा। 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र कहा, तो ये कहा था आपका सर जेम्स ऑक्ट्रम एवं WC टेलर। सर जेम्स ऑक्ट्रम और WC टेलर ने 1857 क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया आपका आंदोलन, और सूची 2 में दिया इससे संबंधित ईस्वी। जैसे आपका ए में है पवना विद्रोह। देखो पवना विद्रोह कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1873 से 85 के बीच। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा, ऑप्शन 2 होगा। फिर आपका एका आंदोलन है, तो एका लगभग कह सकते हैं आपका ये लगभग 1922 में हुआ था। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह आपको पता होगा कब हुआ था, तो ये आपका 1855 से 56 के बीच में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। फिर आपका ताना भगत, ये आपका 1914 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैच कीजिएगा ना, यहाँ पर आप मैच करेंगे तो एक सेकेंड, ये आपका ए का आएगा 2, ए का आएगा 2 और सी का आएगा 1। ए का 2, सी ए का 2, बी का 3, ठीक है, बी का 3, सी का 2 और डी का
4 आएगा, डी का 4 आएगा। यानी 2 3 सॉरी ए का 2 था, बी का 3 है, सी का 1 होगा ना, संथाल विद्रोह ये में है, ठीक है, सी का 1 होगा, तो आपका आएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन मेरा 13 है। 13 क्वेश्चन कर रहा है कि बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को सजा के बाद किसने कहा कि संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। यह शब्द किनका है? यह है मैक्स मुलर का। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। ऑप्शन आपका बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये किताब का बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन ए होगा। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया था आपका वी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर आपका काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? ये था आपका जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन बी होगा, जगत नारायण मुल्ला। देखिए काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। ठीक है, काकोरी कांड 1925 में हुआ था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक साइड दिया आपका षड्यंत्र केस, दूसरी साइड दिया उनसे संबंधित व्यक्ति। ठीक है, देखिए हावड़ा षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस से संबंधित कौन है? यह आपका जतीन्द्रनाथ मुखर्जी है। फिर आपका लाहौर षड्यंत्र केस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, राजगुरु सुखदेव, ठीक है, भगत सिंह। तो आपका क्या होगा? बी का 4 होगा। दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस में कौन है? तो आपका मास्टर अमीर चंद, तो आपका सी का ए होगा। अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित कौन है? ये है आपका अरविंद घोष। ठीक है, तो इसका देखा जाए क्या होगा? आपका ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका ऑप्शन सी में है, 3 4 1 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि यह मेरा टेस्ट कैसा है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है या कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, सभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 17 आपका है कि निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में हत्या के आरोप में फांसी हुई? हत्या के आरोप में फांसी हुई। तो देखो इसमें राजगुरु सुखदेव नहीं, ये सब नहीं होगा, मदन लाल ढीगरा होंगे। ऑप्शन, हाँ ये देखिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, मदन लाल ढीगरा और उधम सिंह। मदन लाल ढीगरा और उधम सिंह, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये था आपका मुरली भारवा गांव के थे। और याद होगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किया था। उसके बाद गांधी जी ने 1917 में जाकर के चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 है कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया? देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया आपका कृष्णानंद शर्मा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, कृष्णानंद शर्मा ने बनाया है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में हुआ था। किसने किया था? तो याद होगा आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था डॉक्टर सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सहजानंद सरस्वती जी ने किया था बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। देखिए आपको हम पहले ही बताए थे कि हिस्ट्री के पोर्शन में आपको हम कुछ क्वेश्चन आपका बिहार से संबंधित आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन देंगे, और ज्योग्राफी के जब करवाएंगे तो उसमें ज्योग्राफी में भी आपका बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी क्वेश्चन रहेगा। जो बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न है हम इसी का फॉलो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 20 है आपका कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था आपका महादेव लाल सराफ। महादेव लाल सराफ। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पर अब आपका जो है ना हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन हुआ। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका साइंस का है। क्वेश्चन 21 है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है। तो वो आगे की ओर इसीलिए झुकता है क्योंकि आप एक चीज पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो है ना वो बॉडी के कंट्रोल के लिए आगे, यानी इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो, आगे शिफ्ट हो जाए, इसीलिए ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अस्थायित्व बढ़ाने हेतु, यानी अपने आप पर कंट्रोल रखने हेतु, ठीक है। क्योंकि आप जानती होंगे आप पहाड़ पर जब चढ़ रहे हैं तो आप चढ़ेंगे पहाड़ पर, ठीक है, तो आपके वजन के कारण नीचे तो mg फोर्स लगेगा ही, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कहाँ पर, तो सेंटर ऑफ मास पर लगता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पर लगता है। तो सेंटर ऑफ मास को इसीलिए वो आगे करना चाहते हैं, ठीक है। जब ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो सेंटर ऑफ मास चाहते हैं कि आगे की ओर चले, इससे क्या हो कि जो बल लग रहा है ना वो आगे की ओर लगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। या ऐसा क्यों करना चाहता है, जिससे वो कंट्रोल रहे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आपसे कि ऊर्जा की बीमा क्या है, यानी एनर्जी की डायमेंशन क्या है। अब देखिए डायमेंशन कभी भी रटा नहीं जाता है, डायमेंशन को निकाला जाता है, उसको फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो कोई भी एनर्जी का फार्मूला ले लीजिए, ठीक है, कोई भी। जैसे आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, ये भी तो एनर्जी ही है। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो ये हाफ क्या है, ये हाफ कांस्टेंट टर्म है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है डायमेंशन निकालने वक्त, ठीक है। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी ही है। तो यहाँ से हम एनर्जी का डायमेंशन निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एम है। एम क्या है, मास है, तो हम इसको कैपिटल एम से लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका वी है, यानी वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखिए ये स्पीड या वेलोसिटी का क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हम इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और मीटर को हम क्या लिखते हैं, लंबाई को एल से, समय को टी से, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एल स्क्वायर बटे टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको अलग से निकाल कर देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर के लिख देंगे एल स्क्वायर बटे टी स्क्वायर। अब इसको सही से लिखिएगा तो क्या आपका आएगा, एम कैपिटल एम, एक सेकेंड, कैपिटल एम एल स्क्वायर और टी के पावर -2 आएगा, क्योंकि ये नीचे में था, ऊपर करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 किस में है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो इसको रटने का कोशिश नहीं करना है, आपको डायमेंशन किसी भी चीज़ का आप निकाल सकते हैं यदि आपको फार्मूला पता है तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन का आपका अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है। क्या पूछ रहा है आपसे कि अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है। देखिए इसमें देखा जाए तो अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप की तरंग, भूकंप की तरंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 का आपका कि तापमान बढ़ने पर धातु की चालकता क्यों घटती है। देखिए जब तापमान बढ़ती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है तो ये क्या होती है, एक दूसरे से टकराने लगती है। जब एक दूसरे से टकराने लगती है तो उसके प्रवाह में क्या होती है, रुकावटें आती है। इसी कारण से आप पढ़े होंगे कि तापमान जब बढ़ते हैं ना तब रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तापमान जब बढ़ता है तो धातु का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होता है, घटता है, ठीक है। इसी कारण से तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है तापमान बढ़ाने से, तो ये क्या होती है, एक दूसरे से टकराने लगती है। जब एक दूसरे से टकराएगी तो उससे क्या होगा, रुकावटें पैदा होगी। इसी कारण से रेजिस्टेंस बढ़ जाती हैं। जब रेजिस्टेंस बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 का आपका कि नाविक के आगे कूदने पर नाव पीछे क्यों चलती है। नाविक के आगे कूदने पर नाव पीछे क्यों जाती है। इसका कारण है गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहते हैं कि कहते हैं आपका कि प्रतिक्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो अब जब नाव पर कूदेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, तो उसके विपरीत भी फोर्स लगेगा। ठीक है, इसी कारण से नाव पीछे की ओर जाती है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, और रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन कर आपका कि पृथ्वी से पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी से पलायन वेग क्या होता है। तो पलायन वेग होता है क्या, आपका पता है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, देखो वह वेग जिस वेग से यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर वापस लौटकर आएगा ही नहीं। ठीक है, पृथ्वी पर वापस लौटकर आएगा नहीं, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी होता है, ध्यान रखना, 11.2 किलोमीटर। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर आवर नहीं, पर सेकेंड, ध्यान रखना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, गलती से आप पर आवर मत कीजिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है एस्केप वेलोसिटी। इसका मान आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर आपका 5 बराबर भागों में काटे तार को समांतर में जोड़ने पर R/R कितना होगा। देखो क्या कह रहा है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस मान लो R है, इसको 5 बराबर भागों में काटते हैं तो क्या होगा, 5 बराबर भागों में काटेंगे तो क्या होगा, प्रत्येक भाग R/5 होगा। सिंपल है भाई, R रेजिस्टेंस है, इसको 5 बराबर भागों में काटेंगे तो प्रत्येक मान कितना होगा, R/5 होगा। अब इस सभी को समांतर क्रम में करा जोड़ते हैं, इन सभी को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तब इसका जो R इक्विवेलेंट है ना वो क्या है, R' है। तो कह रहा है इस दोनों का रेशियो क्या होगा। तो एक चीज बताओ, आपको बताए हैं, ऐसे पढ़ा चुके हैं हम कि समांतर क्रम में क्या होता है। देखिए ये मान लो R है रेजिस्टेंस, ये भी मान लो R है। ठीक है, अब देखो दोनों का वैल्यू यदि सेम है ना, इसका यदि हम आपको इक्विवेलेंट पूछे, पैरेलल में है, इक्विवेलेंट पूछे क्या होगा, तो देखो एगो कितना है, R है, ऐसे कितना रेजिस्टेंस है, 2 है, तो सीधे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, R/2 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कितना है, R/5 है। ठीक है, ऐसा कितना है, तो 5 रेजिस्टेंस है, क्योंकि 5 भाग है, काटेंगे तो 5 भाग होता है, ऐसे 5 रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसको जोड़ना है पैरेलल में, तो यहाँ 2 रेजिस्टेंस था पैरेलल में, तो हम 2 से डिवाइड किए थे, इक्विवेलेंट आ गया, तो यहाँ 5 वो है, तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपका R' का मान कितना आ जाएगा, R/25 आ जाएगा। R' का मान R/25 आ जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, किसका रेशियो पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है R/R'। यहाँ कोना कोनी गुना कीजिए, R/R' का मान देखिएगा तो कितना आ जाएगा, आपका 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर आपका कि खाद्य संरक्षण में कौन सा रसायन उपयोग होता है। खाद्य संरक्षण में कौन सा रसायन उपयोग होता है, ये होता है आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी होगा। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य संरक्षण में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 में कर आपका कि C6H14 संरचनात्मक समयवों की संख्या क्या होगी। इसका मतलब समझते हैं, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। ठीक है, तो कह रहा है आपका कि C6H4 के कितने आइसोमर बनते हैं। ठीक है, कितने आइसोमर बनते हैं, कितने आइसोमर बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको
जब तक इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। C6 कितना है, 6 है, 2 2 4 5 1 6। अब देखो ये कार्बन है, इसमें ऑटोमेटिक आपका हाइड्रोजन 14 ही आएगा, आप काउंट कर लेना कभी, ठीक है। अब देखो इससे कह रहा है कितने इसका आइसोमर बन सकते हैं, तो देखो इसको हम कितने तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक देखो 2 ऐसे ले लीजिए, आपको 2, 1 सेकेंड, ये 3 लेंगे, ये 1 सेकेंड, तो देखो क्या कीजिए ना, आपको चाहिए कितना, 6 है ना, 6 है, तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम। 3 2 5 1 6, एक स्ट्रक्चर आपका ये बन गया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। इसी तरह से आप बनाइएगा ना विभिन्न प्रकार से। देखिए एक फिर हम ऐसे बना सकते हैं, देखो 2, 1 सेकेंड, कितना हो गया, 2 2 4 ज़्यादा हो गया, कितना है अब, 1 2 3 4 5 6 है, ऐसे बना सकते हैं। इसी तरह से ना आप इसको विभिन्न तरह से जितने भी प्रकार से आप बन सकते हैं, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए, तो आप ट्राई कीजिएगा उसको ना। टोटल आपको 5 बनेगा, टोटल इससे 5 आइसोमर बनेगा, ठीक है, टोटल 5 आइसोमर बनेगा। एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 तो हो ही गया, 2 आपका और बनेगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा आपका। अगला है क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन कर आपका देखो H2C2O4, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, इसमें करा कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। देखो कोई भी कंपाउंड है ना, कोई भी कंपाउंड है तो उसमें टोटल आपका 0 होता है, ठीक है, टोटल ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ 2 है तो प्लस में 2। कार्बन का पूछ रहा है आपसे, नहीं पता, 2 कार्बन है, 2x ले लो, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 का होता है आपका -2, 4 है तो इसे 4 से गुना करेंगे बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा 2x + 2 - 4 दूनी 8 बराबर 0। तो यहाँ से आपका 2x बराबर 6 आएगा, यहाँ से आपका x मान के आएगा +3 आएगा। तो यहाँ पर आपका कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3 हो गया। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही काउंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 31 है। देखिए हमने कोशिश किया है आपका कि साइंस का भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपको लिया जाए, ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे कि बीपीएससी क्या करते हैं, साइंस का अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं, इसलिए हम भी आपको क्वेश्चन में शामिल किए हैं, तो बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन देखिए 31 है, क्वेश्चन 31 है, कर pH बराबर 4 वाले HCl घोल की मोलरिटी क्या होगी। देखिए देखो क्या होता है, pH बराबर क्या होता है आपका -log ऑफ H प्लस आयन होता है, -log ऑफ H प्लस आयन होता है। तो यहाँ से आप H प्लस आयन का ना आप निकालोगे तो कैसे आएगा पता है आपको, ये आएगा आपका 1 सेकेंड -H प्लस आयन, तो ये आएगा आपका 10 के पावर -pH, 10 के पावर -pH आता है, इसको आप ध्यान रखना, 10 के पावर -pH आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या रहा, कितना है pH मान, तो 4 है, तो H प्लस आयन कितना होगा, तो 10 के पावर -4 होगा, 10 के पावर -4 होगा, ठीक है, 10 के पावर -4 होगा। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है क्या, मोलरिटी पूछ रहा है, आपसे मोलरिटी पूछ रहा है। तो 10 के पावर -4 को लिखेंगे हम यदि ऐसे, तो क्या लिखेंगे 1/40, ठीक है, 1/1 के पर 40 वही होता है ना, इसका मतलब माइनस में है, तो इसको लिखेंगे कितना लिखेंगे 0.0001, 1 2 3 4, हाँ 0.001, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है 0.001 मोलरिटी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर आपका कि गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। देखो ये होता है आपका कॉपर होता है इसमें 88%, फिर आपका कॉपर टीन SN, कॉपर टीन होता है आपका लगभग 10%, और जिंक होता है आपका लगभग 1 से 2%, ठीक है। तो कॉपर टीन और जिंक का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा,
ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 का आपका कि ठोस से द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठोस से क्या बनेगा, द्रव बनेगा। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उससे हम गलन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो देखो ऊर्ध्वपातन हम कहते हैं जो ठोस से सीधे किस में हो, गैस में परिवर्तित हो जाए। जो ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इससे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका हल्दी के पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं। देखो हल्दी जो है ना वो पौधे के हम तना से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधे के तना से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका 35 कह रहा है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। रक्त में जो है कौन सा तरल माध्यम होता है। ठीक है, रक्त में कौन सा तरल भाग में माध्यम होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आपका तरल के रूप में रहता है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। इनमें से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है। देखिए कौन सा, देखो घास को हिरन खाते, हिरन को बाघ खा जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 37 है। कर आपका लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 38 है। कर आपका एड्स रोग में न्यून प्रतिरक्षा किस संख्या में गिरावट के कारण होती है। जब एड्स बीमारी होती है तो उसमें कर प्रतिरक्षा क्या होता है, कमजोर हो जाती है। एड्स बीमारी में मानव का प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होते हैं, कमजोर हो जाती है। क्यों होती है आपको, ये आपका होता है टी लिम्फोसाइट की कमी के कारण। ठीक है, टी लिम्फोसाइट की कमी के कारण होते हैं। तो आपका कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, टी लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 कर आपका कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकते हैं, यानी किस क्षेत्र में हो सकते हैं। घेंगा रोग जो है कर आयोडीन की कमी से होता है। कर ये जो है रोग वो किस क्षेत्र में हो सकता है, देखो ये आपका पहाड़ी क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, पहाड़ी क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपका जल एवं आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र में आपका घेंगा रोग हो सकते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 कर आपका कि लार का प्रमुख कार्य क्या है। लार का काम क्या है, लार का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखो लार का काम है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। तो यहाँ पर आपका ना साइंस का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो हम लोग 20 क्वेश्चन देखे हिस्ट्री से और 20 क्वेश्चन देखे साइंस से। यही पैटर्न आपके एग्जाम में भी रहेगा। साइंस में आपका 3 क्वेश्चन देखे हम, इसमें आपका फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था और बायो भी था। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं ना इसी तरह से आपका पेपर हो, ठीक है, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकें, तो ये प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। देखो प्रैक्टिस ऐसा हम बनाए ना आपको, इसको आप क्या कीजिए, पहले प्रिंट करवा लीजिए। ठीक है, आप इसको ऑनलाइन नहीं देना चाहते ना, तो आप क्या करो, प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट करवा करके ना आप इसको क्वेश्चन बना लीजिए। उसके बाद आपको सेकेंड PDF मिलेगा जिसमें आपका इसका डिटेल्स में सोल्यूशन भी रहेगा, उससे आप मिला लीजिए और डिस्कशन देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है और किसमें क्यों सही है क्यों गलत है। सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो टेस्ट इस रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट कहाँ मिलेगा, ये टेस्ट आपको मिलेगा LK क्लासेस ऐप पर। तो प्ले स्टोर से आप LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और मात्र ज़्यादा महंगा नहीं है, 120 में ये टेस्ट आपको मिलेगा। हाँ, आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ADO का, जिसमें आपको सब विषय पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो क्लास अभी चल रहा है, तो वो आपको मिलेगा मात्र 400 में। ठीक है, और 400 में यदि आप ये क्लास लेते हैं ना, तो ये टेस्ट भी आपको इसी में मिलेगा। टेस्ट आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लास आप ले सकते हो, टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आपको हम टेस्ट करवाते हैं। ऐसे ये टेस्ट पूरा बना कर देखिए। क्वेश्चन देखिए 41 है। अब आपका पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 41 है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद ना लोकसभा के प्रति होते हैं। विश्वास मत राज्यसभा में लाया था ना लोकसभा में लाया था। राज्यसूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे तो वह राष्ट्रीय महत्व का हो गया। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आप पढ़े होंगे, ठीक है, आप पढ़े होंगे आर्टिकल 249, ठीक है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में कहते हैं कि देखो ऐसे तो राज्य सूची पर राज्य सरकार का कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन यदि राज्य सूची का कोई ऐसा विषय है जिस पर यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो उस पर कानून बना सकती है संसद, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा और इसका उल्लेख आपका आर्टिकल 249 में किया गया है, 249 में किया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 का आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विभागीय शक्ति का विवरण दिया गया है? किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विभागीय शक्ति का विवरण दिया गया है? तो इसका उल्लेख है आपका आर्टिकल 246 में। 246 में आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 246 में इसका उल्लेख है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन 43 का आपका कि 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ है? 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ है? पहले तो ये पता कीजिए कि 61वां संविधान संशोधन में हुआ क्या था। तो देखो 61वां संविधान संशोधन में किया गया था आपका जो मतदान करने का आयु पहले 21 वर्ष था इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। यानी मतदाता की आयु जो पहले 21 वर्ष था उसको घटाकर कितना किया? 18 वर्ष किया गया, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के तहत। और ये लागू हुआ है आपका 28 मार्च 1989 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन 44 है आपका कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए देखते हैं। ए में है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, बिल्कुल मेरा मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। कल्याणकारी राज्य की सुविधाओं के लिए कर का भुगतान करना, कल्याणकारी राज्यों के सुविधा के लिए कर का भुगतान करना। कल्याणकारी राज्य ये शब्द जो है ना आप पढ़े होंगे किसमें? डीपीएसपी में, ठीक है, डीपीएसपी में। ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी ही गलत है। ऑप्शन आपका सी ही गलत है। यहाँ पर आपका यह बात मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य जो है आपको याद होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। भाग 4 के ए में, ठीक है, भाग 4 के ए में और आर्टिकल 51 के ए में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। जब आपका ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है, उस समय आपका 10 ही मूल कर्तव्य था। अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है। और मूल कर्तव्य जो है वो आपका पूर्व सोवियत संघ रूस से प्रेरित है, रूस के संविधान से प्रेरित है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 45 पर। क्वेश्चन 45 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 45 कर रहा है हमारा कि स्वतंत्रता के समय किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा जब देश स्वतंत्र हुआ उसमें करा किस यानी कौन सा रियासत के शासक थे जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, यानी वहाँ का शासक यानी राजा पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु वहाँ की जनता जो है वो भारत में शामिल होना चाहती थी। वहाँ की जनता जो है वो भारत में शामिल होना चाहते थे। तो ये था आपका जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ के जो शासक थे वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिले, लेकिन वहाँ के जनता चाहते थे हम भारत में मिले, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन 46 बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। आपका इसमें संविधान संशोधन दिया है, इसको आपको मैच करना है, ठीक है। तो 101 रुपया हम अच्छे चीज़ में चढ़ाते हैं ना,
कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वहाँ 1 से 1 रुपया चढ़ाते हैं। तो याद रखना जीएसटी, ठीक है, जीएसटी में भी पैसा कहीं काम है। तो जीएसटी जो आपका लागू हुआ था वो आपका 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था जीएसटी, ठीक है। कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। तो आपका फर्स्ट का तो ए हो गया, फर्स्ट का ए हो गया, ठीक है। और उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, ठीक है। तो जैसे आपका है 10% आरक्षण, तो 10% आरक्षण जो है ना ये आपका 103वां संविधान संशोधन के तहत मिला था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण 103वां संविधान संशोधन के तहत मिला था। तो आपका ए का फर्स्ट हुआ, सी का आपका एक सेकेंड, यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा सा उल्टा किया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 3 है, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हम मैच कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसको 1 होना चाहिए तो यहाँ 3 दिया है तो हम 1 का 3 ही लेंगे, ठीक है, 1 का हम 3 ही लेंगे। जैसे यहाँ 3 सी है, सी का यहाँ सेकेंड है तो हम सेकेंड ही देखेंगे ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है ऐसा ही हम देखेंगे, ठीक है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो हुआ है या हो सकता है वैसा ही क्वेश्चन हो, ठीक है। अब देखिए, अब आपका है कि 102वां संविधान संशोधन, 102 में क्या हुआ था? 102 में हुआ था आपका कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। 102वां, एक सेकेंड, ना ये था आपका 104वें संविधान संशोधन, हाँ ये सही है आपका, ये 4 होगा। 104वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? तो लोकसभा में अंगल समुदाय के सीटों को आरक्षित को समाप्त किया था। जो लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करते थे उसको समाप्त किया था आपका 104वें संविधान संशोधन के तहत। तो ठीक है, तो 4 का क्या होगा? इसमें जैसे दिया है तो 1 होगा, 4 का क्या होगा आपका? 1 होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं मैच करके, यानी सब सीधा है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस में है? 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसके अनुसार ऑप्शन बी होगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन है ना इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 कर आपका कि मंडल आयोग का गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मंडल आयोग के गठन के समय करा भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मंडल आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये था आपका मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 48 है। क्वेश्चन 48 कर आपका कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट प्राप्त होना चाहिए? ठीक है, कोई भी सदन हो, चाहे आपका लोकसभा हो चाहे आपका विधानसभा हो, ठीक है। विपक्ष के दल का आपका नेता बनना है ना, विपक्ष का नेता बनना है तो आपके पार्टी को, जिस भी पार्टी के है, ठीक है, आपके पार्टी को जो है ना वो 10% सीट आपको मिलना चाहिए, या इसी को हम बोल सकते हैं कि 1/10 भाग सीट मिलना चाहिए, ठीक है, 1/10 भाग सीट मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका अभी तत्काल आपको वर्तमान एग्जाम्पल ले सकते हैं बिहार इलेक्शन से, ठीक है। अभी आपका बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, ठीक है, बिहार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। उसमें आप देखिएगा तो जो आपका विपक्ष में जो पार्टी है आरजेडी, ठीक है, इसी के पास तो है जो विपक्ष बन सकते हैं। तो आरजेडी के पास कितने सीट है? तो 25 है। यदि एक भी सीट पीछे रहते हैं ना तो देखो कितना सीट है बिहार में विधानसभा का? 243 है। इसका 1/10 करो कितना आता है? तो ये आता है आपका 24.3 आता है। तो 24.3 आता है विपक्ष के नेता बनने के लिए, ठीक है। तो 25 मिला है तो विपक्ष के नेता बन सकते हैं कौन? आरजेडी, ठीक है। आरजेडी जो है ना उसको दर्जा मिलेगा विपक्ष का, एक भी सीट कम हो जाते तो फिर दर्जा नहीं मिलते, ठीक है। तो भगवान ने भी विपक्ष का चलो मान रख लिया और विपक्ष बनने दिया है, ठीक है। तो आरजेडी जो है बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बन सकते हैं क्योंकि उन्हें 10% से अधिक सीट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला आपका है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 का आपका कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम है। अब देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि राज्यसभा में जो सीट है उसके
अवरोही क्रम में सजाना यानी घटते हुए क्रम में। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे अधिक राज्यसभा सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक राज्यसभा सीट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे पहले यूपी होगा। यूपी में कितना है? 31 है, 31 को है, ठीक है। यूपी में 31 को है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र में है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में आपका 19 है। तमिलनाडु में देखें तो 18 है और हमारे बिहार में कितना है? 16 है, ठीक है। तो 31 यूपी में है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो घटते क्रम में सही है। घटते क्रम में आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन 50 का है आपका सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा यानी डाक विभाग और आपका गणना विभाग। तो ऑप्शन डी इसका होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा एक से अधिक, ठीक है। डाक विभाग होगा और आपका नागरिकता भी जनगणना विभाग दोनों होगा, यानी इसका होगा ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन आपका 51 है। 51 का आपका देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अब इसको मिलान करना है। कैमूर की पहाड़ी जो है किसका भाग है? कैमूर की पहाड़ी जो है वो किसका भाग है? तो देखो ये विंध्य श्रृंखला का ही भाग है, ठीक है। विंध्य श्रृंखला का ही भाग है कैमूर की पहाड़ी। तो आपका 1 का ए हो गया। तो 1 का ए तो केवल ऑप्शन नंबर ए में है। 1 का ए, तब 2 का सी हो जाएगा। महादेव की पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी के भाग है, इलायची की पहाड़ी सहाद्री के भाग है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 का है आपका कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या का केंद्रित प्रतिशत है, यानी प्रतिशत में सबसे अधिक है। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तरी पूर्वी किस राज्य में आपका जनजाति जो है प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक है। तो ये है आपका मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन 53 का आपका कि मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। अटल सेतु की लंबाई कितनी है? देखिए इसकी लंबाई है आपका 21.8 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 21.8 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? यानी ऐसा कौन सी राज्य है जो तिब्बत से भी सीमा लगाती है, नेपाल से भी लगाती है, भूटान से भी लगाती है और पश्चिम बंगाल से भी लगाती है? तो कौन होगा? सिक्किम होगा। अब मैप में देखिए पता चल जाएगा कौन होगा। सिक्किम है ऐसा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन 55 का आपका कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा होती है इसका एक ही कारण आपका है दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून कारण आपका तमिलनाडु में जो है वो शीतकालीन यानी ठंडे के समय भी बारिश होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन 56 का आपका कि निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या घनत्व के घटते हुए क्रम में सही है, यानी घटते हुए क्रम में आपको दिखाना है जनसंख्या घनत्व को, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार। तो देखो इसमें तो आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व राज्यों में किसका है? तो बिहार का है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व राज्यों में देखा जाए तो किसका है? बिहार का है। बिहार के बाद देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। बिहार के बाद किसका है? पश्चिम बंगाल का है। फिर उसके बाद केरल है, फिर आपका यूपी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन क्या है? बी सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कर आपका बादाम पहाड़ लॉ एक्स की खान कहाँ स्थित है? बादाम पहाड़ लॉ एक्स की खान कहाँ स्थित है? तो ये आपका मयूरभंज एवं केंदुझर जिले में, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 58 है कि भारत में वन जीव संरक्षक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, वन जीव संरक्षण अधिनियम कौन वर्ष लागू हुआ? 1972 में लागू हुआ था, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, ठीक है, कौन सी पहाड़ी से है? उत्तरी पश्चिमी भाग, एक सेकेंड, ये बिहार का यदि मैप देखें तो कह रहा है आपका उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग, तो ये क्या है? ये है आपका पश्चिमी चंपारण यानी सोमेश्वर की पहाड़ी होगा, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन एक सेकेंड, और यदि आपको बिहार स्पेशल पढ़ना है ना अच्छे से, बिहार स्पेशल आपको पढ़ना है तो मैं आपको ना एक नोट्स बनाया हूँ बिहार स्पेशल का, ठीक है, हैंड राइटिंग नोट्स है, और बिल्कुल इसको यदि आप पढ़ लेते हैं ना, ये बिहार स्पेशल का जो मेरा हैंड राइटिंग नोट्स है उसको पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिहार स्पेशल का आपसे ना बने, ठीक है। तो ये नोट्स मिलेगा कहाँ पर? तो ये नोट्स ना मात्र 49 में आपको मिल जाएगा। ये भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही है, LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। तो LK क्लासेस ऐप पर जाइए, आपको ये भी नोट्स मिल जाएगा बिहार स्पेशल का, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है मैप के साथ, सभी विषय इसमें, ठीक है, बिहार का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब विषय है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप जाकर एक बार इस नोट्स को पढ़ कर देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? यानी कौन सी जिला में जो है वो धारवाड़ संरचना नहीं पाई जाती है? तो ये आपका रोहतास जिला में जो है वो धारवाड़ श्रेणी नहीं पाई जाती है, इसमें विध्यन श्रेणी पाई जाती है। कौन से? विध्यन श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन 61 का है आपका कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? देखो कोपेन के अनुसार बात करें हम उत्तर बिहार की जलवायु, तो ये आपका होगा CWG, ठीक है, उत्तर बिहार का। नॉर्थ बिहार का बोले तो CWG। यदि आपको दक्षिण बिहार का पूछे, ठीक है, दक्षिण बिहार का पूछे तो ये होगा आपका ASmall, ठीक है, इधर इसी का ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CWG, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन 62 का है आपका कि बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? बिहार राज्य में पहली बार जो है ग्रीन बजट कब पेश किया गया था? तो ये आपका क्या था? 2020-21 में, ठीक है, 2020-21 के बजट में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 63 है। इसमें आपको क्या करना है? मैच करना। क्वेश्चन 63 में क्या करना है? आपको मैच करना है। चलिए इसको मैच करते हैं। क्या दिया है? हमें दिया है धूसर क्रांति। तो धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है आपका उर्वरक से, ठीक है। फिर आपका गुलाबी क्रांति किससे है? तो भाई प्याज के उत्पादन से है। फिर रजत क्रांति अंडा या टमाटर उत्पादन से है, सॉरी अंडा होगा, अंडा उत्पादन होगा, रजत अंडा। लाल क्रांति होगा आपका टमाटर, ठीक है, टमाटर या मांस उत्पादन से, ठीक है। तो आपका A का 4, B का 1, A का 4, B का 1, C का 3 और D का 2। तो 4132 आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन 64 का आपका कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी है? ठीक है, ये आपका होगा समुद्र तल का फैलाव, ऑप्शन डी होगा। 64 क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, समुद्र तल का फैलाव। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन 65 का आपका कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो बस दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछे ना, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन याद रखिए, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन सबसे
छोटा दिन होता है ना, उसी दिन आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो ये होता है आपका 22 दिसंबर को। ठीक है, कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 22 दिसंबर। क्या होगा? 22 दिसंबर होगा। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखिए, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा है जिस डेट को, वही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा है। जिस डेट को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा है वही आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन 66 का आपका कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भौगोलिक अपर्दन चक्र किसने दिया था? WM डेविस ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। किसने दिया था? डेविस ने दिया था। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन 67 का आपका कि पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? देखो, ये था आपका पैंजिया। ठीक है, पैंजिया। तो पैंजिया जब टूटा तो देखो ये उत्तरी है, तो उत्तरी भाग को लॉरेंसिया कहा गया। ठीक है, उत्तरी भाग को लॉरेंसिया कहा गया। और जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, गोंडवाना लैंड, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछ रहा है दक्षिणी भाग तो क्या होगा? गोंडवाना लैंड होगा। उत्तरी भाग पूछता तो क्या होता है? लॉरेंसिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन कर आपका कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये आपका राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन 69 का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है? ये आपका बिहार के पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए, ये आपका वन रिपोर्ट से क्वेश्चन है, तो आपको बिहार वन रिपोर्ट 2023 का भी क्लास करवा चुके हैं। ठीक है, बिहार, एक सेकेंड, बिहार वन रिपोर्ट। ठीक है, आपको हम बिहार वन रिपोर्ट 2023 आपको करवा चुके हैं। इस क्लास को जाकर आप एक बार देख लीजिए, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन कर आपका कि जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? यानी जोजिला सुरंग जो है वो किस स्थान को जोड़ता है? ठीक है, ठीक है, जोजिला दरा जो है वो जोड़ते हैं आपका श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन सी होगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ते हैं। क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन 71 का आपका एकाधिकार का अर्थ क्या है? यहाँ से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। एकाधिकार का अर्थ क्या है? एकाधिकार देखो, नाम से ही क्लियर है, एकल क्रेता या अनेक विक्रेता। एकाधिकार यानी उस दुकानदार को या उस कहते बिजनेस वाले को एकाधिकार, यानी एक कह सकते हैं हम कि बेचने वाले एक ही आदमी हो। ठीक है, मतलब इसका यही हुआ। ठीक है, तो क्या होगा? एकल विक्रेता। एकाधिकार तभी रहेगा जब एकल विक्रेता हो। यानी ऐसा देखो, कभी क्या आप सोचते होंगे ना कि आप कहते हैं कि ये जो है अपना अधिकार जमा बैठा है। ठीक है, वो जिस रेट में बेचता है वही अपने मन से बेचता है। क्यों? क्योंकि वो दुकान उस क्षेत्र में है ही नहीं, या वो चीज़ जो है ना उसी के पास मिलता है, कहीं और मिलता ही नहीं है। तो उसका एकाधिकार हो जाता है उस मार्केट में। ठीक है, तो आपका 71 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन 72 का आपका राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? देखो, राष्ट्रीय आय कहता है आपका NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट ये हो आपको किस पर? फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पर। तो आपका ऑप्शन सी होगा। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कारक लागत इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के ही बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर हो उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और यही क्वेश्चन आपका 17वीं BPSC के री एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन 73 का आपका कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? ये किया गया था आपका 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था।
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन 74 का है आपका कि मुद्रास्फीति में क्या होता है। देखिए, हम जो ये सेट आपको किए ना, ये जो प्रैक्टिस सेट आपको सेट किए हैं, उसमें हम हर विषय को आपको हम वेटेज दिए हैं, जैसे बीपीएससी देता है उसी तरह से। तो मेरा पूरा कोशिश रहा है कि आपका हर सब्जेक्ट आपको इसमें इंक्लूड किया जाए और अच्छे से अच्छे प्रश्न को इंक्लूड किया जाए जो बीपीएससी के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन 20 लिए हैं, साइंस का क्वेश्चन 20 लिए हैं, करेंट का क्वेश्चन 20 लिए हैं और आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन लगभग आपका 15 से 20 लिए हैं, पॉलिटी के लगभग 10 लिए हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का भी लगभग आपका 10 क्वेश्चन लिए हैं। और यही पैटर्न मुझे लगता है एग्जाम में रहने वाला भी है, ठीक है। तो एक बार जरूर हमारे ऐप पर आइए, LK क्लासेस ऐप पर, और टेस्ट लगा कर देखिए, ठीक है, बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन 74 का है आपका कि मुद्रास्फीति में क्या होता है। देखो, मुद्रास्फीति होता क्या है। देखो, मुद्रास्फीति तब होता है जब आपका डिमांड सप्लाई से अधिक हो, ठीक है। डिमांड जब सप्लाई से अधिक हो जाते हैं तो उसी समय हम बोलते हैं क्या, महंगाई हो गया। महंगाई को ही एक तरह से बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। आप महंगाई को क्या बोल सकते हो, मुद्रास्फीति। महंगाई होता क्यों पता है आपको, डिमांड क्यों बढ़ता है, लोग क्यों जाते हैं मार्केट में सामान लेने के लिए, तो क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाते हैं। लोगों के पास जब मुद्रा आ जाएगा अधिक, पैसा आ जाएगा अधिक, तो क्या होगा, सब जाएगा मार्केट में सामान लेने के लिए। जब सामान जाएगा लेने के लिए, सबके पास पैसा रहेगा तो सामान क्यों नहीं महंगा होगा, ठीक है। तो मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है ना, बढ़ जाती है। मुद्रा की आपूर्ति जो है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो वस्तु है ना उसका सप्लाई कम हो जाता है। वस्तु जो है मार्केट में उसका सप्लाई जो है ना कम हो जाता है। अब बताओ एक चीज़ कि कोई वस्तु है जो आपको मार्केट में बहुत कम मिलता है, ठीक है, तो स्वाभाविक है उसका रेट बढ़ जाएगा। स्वाभाविक, क्योंकि व्यक्ति के पास तो पैसा है, वो कहेगा हम लेंगे तो हम लेंगे। आप देखो ना, आईफोन इतना महंगा आते हैं लेकिन फिर भी बिक जाता है, क्यों मैर होता है। लोगों के पास पैसा तो है लेकिन हमको यही लेना है, तो वो चीज़ कम है इसलिए इसका रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। मुद्रा की मूल्य घटता है, वस्तु की कीमत बढ़ता है। बिल्कुल, तो वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू जो घटता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु मुझे 100 रुपया में मिल रहा था, ध्यान दीजिए, जो वस्तु मुझे मान लो एक घड़ी है, आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। एक घड़ी है जो मुझे पहले ना 100 रुपया मिलता था, यानी 2 साल पहले या 5 साल पहले मान लीजिए 100 रुपये में मिलता था। वही घड़ी वही है आपका, वही घड़ी आज मुझे 150 में मिल रहा है। वही घड़ी आज मुझे 150 में मिल रहा है। तो हमको दिख रहा है यहाँ कि वस्तु का कीमत बढ़ गया। पहले था आपका 100, अब हो गया 150। कीमत तो बढ़ रहा है लेकिन पैसा का वैल्यू, जो पहले हम 100 रुपया में जो सामान लेते थे वही आज मुझे 150 में वो सामान मिल रहा है। तो पैसा का वैल्यू तो घट गया ना, क्योंकि जो वैल्यू पहले 100 रुपया का था वो आज 150 का है। तो इसलिए कहते हैं मुद्रा का मूल्य घटती है लेकिन वस्तु की कीमत बढ़ती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी मैं आपको ना इकोनॉमिक्स का क्लास करवा चुका हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्लास आपका हो चुका है, ये भी आपको यही बीपीएससी एडीओ वाले बैच में मिलेगा। हमने इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट किए थे, ठीक है। अभी मैथ का क्लास चल रहा है, पॉलिटी क्लास चल रहा है, तो आप जाकर देखिए बीपीएससी एडीओ का जो आपका क्लास है, जो हम फुल क्लास स्टार्ट किए, फुल कोर्स, उसको जाकर आप एक बार देखिए, ठीक है। 400 में कुछ होता नहीं है लेकिन आप हर विषय पढ़ लेंगे। 400 में कुछ होता नहीं है लेकिन 400 में आप हर विषय पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक्स बेहतरीन तरीके से आपको समझाए हैं, ठीक है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आप भूलेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का आप मास्टर बन जाएंगे यदि आप क्लास करते हैं तो, ठीक है। बहुत अच्छा सा समझाते हैं। तो जाइए LK क्लासेस ऐप पर जाइए, ठीक है, आपको एक क्लास को आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। पहले क्या था, रेल बजट अलग था, ठीक है, और तो इस रेल बजट को आम बजट में एक ही में कब मिला दिया, 2017 में, ठीक है। 2017 में जो है ना रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है, बेहतरीन प्रश्न है आपका इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजनागत व्यय है। देखिए गैर योजनागत व्यय का मतलब समझिए कि सरकार का वैसा खर्च, देखिए सरकार का वैसा खर्च जिससे सरकार का कोई भी एसेट नहीं बढ़ता है, ठीक है, इससे सरकार का कोई भी एसेट नहीं बढ़ता हो उसको हम बोलते हैं गैर योजनागत व्यय, ठीक है। इसका अब एसेट क्या होता है, तो एसेट मतलब ऐसा चीज समझिए जिससे हमको क्या हो, इनकम होता रहे, आमदनी होता रहे, वो एसेट होता है, ठीक है। अब देखो एसेट नहीं बढ़ता, जैसे रक्षा व्यय है, अब डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं तो उससे सरकार का कोई एसेट नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो ये क्या है, गैर योजनागत व्यय है। जैसे ब्याज भुगतान कर रहे हैं तो ये ब्याज भुगतान कर रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी आपका एक तरह से सरकार को एसेट को नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, गैर योजनागत व्यय है। वेतन और पेंशन ये भी है। सब्सिडी भी क्या है, इससे भी सरकार को कोई इनकम नहीं होता है, तो सब्सिडी भी क्या है, सब्सिडी भी हमारा क्या है, गैर योजनागत व्यय है। सब्सिडी भी क्या है, गैर योजनागत व्यय है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका 77 है। क्वेश्चन कर आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, यानी किस वर्ष लागू हुआ, सॉरी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हुआ आपका 2013, ठीक है, 2013 में लागू हुआ, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 78 है हमारा। क्वेश्चन कर आपका कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है, यानी नियोजन अवकाश, योजना अवकाश उसको बोल सकते हैं। तो ये आपका योजना अवकाश जो हुआ था ना, ये आपका हुआ था 1966 से 69 के बीच। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो डी होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन 79 कर आपका, यदि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा नकद कोष अनुपात यानी CRR में कमी की जाती है, CRR में कमी की जाती है, तो इसका साख सीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साख सीजन मतलब पैसा समझिए, ठीक है। तो CRR को कम करेंगे, इसका मतलब है बैंक जो है ना, बैंक के पास अधिक पैसा बचेगा, यानी वो लोन अधिक दे पाएगा। लोन अधिक दे पाएगा यानी पैसा पब्लिक को अधिक दे पाएगा, लोन अधिक दे पाएगा यानी पब्लिक को पैसा अधिक मिलेगा, यानी लोन अधिक मिलेगा, यानी इसका साख सीजन क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि लोन देने के समय अधिक मिलेगा उसको पैसा, ठीक है। तो CRR कम होगा तो साख सीजन की क्षमता बढ़ेगा। यदि CRR कम होगा तो क्या होगा, सॉरी बढ़ेगा तो क्या होगा, CRR को वृद्धि करेंगे तब क्या होगा, CRR में वृद्धि करेंगे यानी बैंक को जो है ना आरबीआई के पास अधिक पैसा रखना पड़ेगा, यानी बैंक के पास कम पैसा बचेगा, यानी बैंक जो है ना, बैंक साख सीजन चेक करने की क्षमता बैंक को घट जाएगा, समझ रहे हैं। तो आप जाइए एक बार इकोनॉमिक्स का जो हम क्लास करवाए हैं करके देखिए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, चुटकी में बनाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना एक तरह से साइंस है। इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरह से साइंस है, जिस तरह साइंस को समझते हैं उसी तरह से हम इकोनॉमिक्स को भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 80 है। 80 नंबर का आपका, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी भारतीय जीवन बीमा यानी LIC का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। LIC का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ आपका 1956 में। LIC का स्थापना 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन आपका 81 का है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। इसका स्थापना हुआ 1 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय का नाम क्या है। चुनाव आयोग के मुख्यालय का नाम क्या है, निर्वाचन सदन दिल्ली। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन 83 का आपका, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो देखो इसको ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पढ़ रहे हो, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। यदि इसका आयु 65 वर्ष हो जाते हैं तो उसी समय कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन का आपका, विशेष गहन परीक्षण SIR का संबंध किससे है। SIR का संबंध किससे है, ठीक है। तो आपको याद होगा, मतदाता सूची से संबंधित सत्यापन से। मतदाता सूची को क्या किया जा रहा है, इससे सही किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 है।
अब देखिए टाइपिस्ट जो है ना कुछ क्वेश्चन को इधर से उधर कर दिया है, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन दिया था टाइप करने वो कुछ क्वेश्चन को मिस कर दिया, दूसरा क्वेश्चन टाइप कर दिया, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर चुनाव आयोग से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। तो ये टाइपिस्ट का थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन 85 है आपका कि बिहार में 2024-25 में कुल मतदाताओं का अनुमानित किस रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया था। स्वाभाविक है चुनाव आयोग ही रिपोर्ट देगा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे युवा एमएलए बनने वाली का नाम किसे जाना गया। तो मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर जो है वो आपका मात्र 25 वर्ष की आयु में इस बार विधायक बनी है, ठीक है। और इसलिए विधानसभा क्षेत्र ध्यान रखिएगा, ये है आपका अलीनगर विधानसभा, ठीक है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र दरभंगा से चुनाव जीती है, सबसे युवा बनी है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 87 कि बिहार के नए वित्त मंत्री कौन बन चुके हैं। बिहार के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं। तो बिहार के नए वित्त मंत्री बने आपका विजेंद्र प्रसाद यादव, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत ने फाइनल मैच में किसे हराकर अपना पहला महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 जीती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा ये दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को हराकर जीती है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन कर आपका 2025 में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था। बुकर पुरस्कार किसे दिया है, तो डेविड एसरिजले, डेविड एसरिजले, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन 90 का आपका न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मेयर कौन बने हैं। तो ये बने आपका जोहरान ममदानी, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए जितने भी करंट पे क्वेश्चन हम लिए हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम शामिल किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन का आपका छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिले हैं। तो प्रथम पुरस्कार मिले हैं आपको महाराष्ट्र को, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 92 है। क्वेश्चन 92 का आपका कि हाल ही में किसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर अपना पहला स्थान दिया गया है, यानी देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है। तो ये बना आपका HDFC, TCS को पीछा छोड़ दिया HDFC बैंक, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 93 है कि COP30 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो COP30 का आयोजन हुआ आपका बेलम ब्राजील में, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। COP31 आपको हम पढ़ा चुके हैं। COP31 कहाँ पर होगा, COP31 होगा आपका तुर्की में, इसको अभी तुर्की कहते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन का आपका कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। ये कि आपका रंजना प्रकाश देसाई जी को, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन 95 है कि दुनिया की पहली क्रिप्टो ट्रिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है। ये कि आपका भूटान, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 96। क्वेश्चन कर आपका कि किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है, ठीक है। ये कि आपका नेपाल। ये क्वेश्चन आपको हम ना ये यानी एग्जाम से पहले करवाए थे, 71वें बीपीएससी में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 97 है। क्वेश्चन कर आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण की मंजूरी दी है, इसके तहत किन गांवों के विकास में मदद की जाएगी। तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 जो है इसका उद्देश्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है, जो भी राज्य देश के जो भी राज्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है उनका विकास करना, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 98 है। 98 क्या कर रहा है, देखिए 98 क्वेश्चन कर है हमारा कि 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है। ये कि आपका मिक्स्ड मार्शल आर्ट, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन 99 कर आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। ये भी बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको क्लास में करवा भी चुके हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन 100 कर आपका कि केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना % रखा है। तो ये रखा आपका 4.4%, ठीक है। केंद्रीय बजट में 4.4% रखा गया है। यही आपको बिहार बजट यदि पूछे बिहार बजट के बारे में तो बिहार में ये आपका है 2.98%, ठीक है। तो बिहार का भी डाटा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा यानी आपका बीपीएससी एडीओ का जीएस का टेस्ट नंबर 2, ठीक है। जीएस का
फुल टेस्ट नंबर 2 था। तो इसी तरह से यदि आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप आइए हमारे एप्लीकेशन पर LK क्लासेस ऐप पर। LK क्लासेस ऐप पर आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसका क्लास भी फुल क्लास मिल जाएगा। टेस्ट आप लेते हैं तो मात्र 120 में आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 15 फुल टेस्ट मिलेगा, 120 में 15 फुल टेस्ट मिलेगा, इसी तरह से एग्जाम पैटर्न पर, ठीक है। तो जाइए प्ले स्टोर पर LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप टेस्ट लगाइए या क्लास भी आप कर सकते हैं वीडियो का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।